नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस समाचार के बुलेटिन में आप सभी का। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। आरजी कर रेप मर्डर केस मामले में दोषी संजय रॉय को मिली उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर हुई थी हैवानियत का शिकार। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार पलटवार। भाजपा ने आप को फंडिंग पर घेरा, वहीं कामकाज को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू होने का रास्ता साफ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। सीएम धामी ने कहा लगभग पूरी हुई सभी प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से 17 की मौत। उच्च स्तरीय मंत्रालयीय टीम ने शुरू की जांच। स्थानीय प्रशासन ने सामान्य स्थिति के लिए किए पुख्ता इंतजाम। और आज डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है अमेरिका की कमान। वॉशिंगटन में मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। अदालत ने दोपहर 2:45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सियालदा अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सियालदा अदालत ने पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने की भी बात कही है। हालांकि परिवार के लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। सियालदा कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। और वहीं इस मामले को लेकर परिजन उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले सरकार आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास जबकि अधिकतम मौत की सजा भी हो सकती थी। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्र के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। हम लोग जो बोले थे कि देयर हैज बीन अ सीवियर लैचेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, देयर इज अ सीवियर लैचेस which we pointed out in our argument, and today is the result of such a investigation whereby we always prayed for the highest level of punishment, but the learned court has given the life sentence of the accused person, and we have pointed out the latches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि आरजी कर हत्या और दुष्कर्म मामले में सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल था। इस मामले की और जांच होनी चाहिए।
बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोर्ट के फैसले पर टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने कहा कि फैसला तो आ गया, लेकिन पूरे न्याय का अब भी इंतजार है। अब सीबीआई ने इस मामले में कदम उठाया तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले को कमजोर करने के लिए बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए थे। अर्जीकर मामले में वर्डिक्ट तो आ गया, पर क्या पूरा न्याय हुआ है? डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, माता पिता इस पीड़िता के, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें क्लोजर मिला है जो वर्डिक्ट आया है उससे। ये बात स्पष्ट है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने एविडेंस मिटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला, तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से हर हथकंडा अपनाया बलात्कारियों को बचाने का, इस पूरे मामले को दबाने का, डॉक्टर्स को थ्रेटन करके उनकी आवाज दबाने का, ये देश कभी नहीं भूलेगा, पश्चिम बंगाल कभी नहीं भूलेगा। वहीं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर कहा कि कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी, शायद वही जांच सीबीआई के सामने रखी गई है। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई, और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, हम सब दुखी हैं। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे। और कोलकाता के आरजीकर मामले में दोषी को फांसी की सजा नहीं होने पर जूनियर डॉक्टरों ने सियालदह कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, हम सख्त और अनुकरणीय सजा चाहते थे, यह सजा पर्याप्त नहीं है। हम अधिक सख्त फैसले की मांग करते हुए ऊपर के न्यायालय का रुख करेंगे। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है, हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। सीबीआई को जो रोल है, उनके लिए हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न थे जो इनके जुड़े हुए थे। इस हत्याकांडों से आउट सारे जो है, जो लोग प्रमाण लोपाट किए थे, और जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बोला है जे मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है इसमें, उनका कोई जांच उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सप्लीमेंटरी चार्जशीट नहीं जमा किया है। हमारे मांग है अभी जल्दी से जल्दी ये जो आदमी जो इन अपराध से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आप जो आपका इंक्वायरी का अंडर ले आइए। और अब बात दिल्ली चुनावों की। दिल्ली के जेजे क्लस्टर बवाना में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए 50,000 फ्लैट्स की दुर्दशा को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मौके पर पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और योगेंद्र चंदोलिया ने फ्लैट्स की दुर्दशा की तस्वीरें साझा की और आप सरकार पर आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ये फ्लैट्स खंडहर में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी और गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए दिए थे ताकि ये फ्लैट्स तैयार हो सकें, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन फ्लैट्स का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की जिद करते रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने इन फ्लैट्स के आवंटन पर ध्यान नहीं दिया। आज सफाई कर्मचारियों और अन्य गरीबों को नया फ्लैट देने की झूठी घोषणा कर रहे हैं। मेन होल्स खुले हुए हैं, 25-30 फुट गहरे मेन होल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे देहांत भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को
मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। आज जब चुनाव सर पर हैं तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। और राज्यसभा की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की तीखी आलोचना कर रही हैं। स्वाति मालीवाल दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही हैं। स्वाति मालीवाल ने सोमवार को बादली विधानसभा का दौरा किया, जहां उन्होंने नलों से पीला गंदा पानी आने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सीधा नल से शराब जैसा पानी सप्लाई कर रहे हैं। इस बियर जैसे दिखने वाले पानी को पीकर आप सीधा अस्पताल पहुंचेंगे। चिंता मत कीजिए, वो भी तो वर्ल्ड क्लास बना ही दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि पानी ऐसा है कि पीना तो दूर की बात है, कोई उसे छू भी नहीं सकता था। जो छुएगा वह बीमार पड़ जाएगा। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में गीता प्रेस के शिविर में रविवार को लगी आग की घटना का कोई प्रभाव महाकुंभ पर नहीं दिख रहा। हालांकि मेला में आज से स्पीकर द्वारा बचाव और जागरूकता का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। वहीं गीता प्रेस द्वारा किया जा रहा पुण्य कार्य लगातार जारी है। हर दिन की भांति आज भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों को भोजन करवाया गया। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके उनका मनोबल बढ़ा है। गीता प्रेस एक ऐसा शिविर है जो जन कल्याण के लिए है। इसका सारा सेवा का प्रकल्प चलता रहेगा और हमारा मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सारे लोग आ गए, सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं प्रशासन के। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी का संदेश आया। हमारा ये भरोसा है कि मैं सारे कुंभ के रहूंगा। हमने हिम्मत नहीं हारी है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला के सेक्टर 19 में आग लगी की घटना मामले में सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी आग से नुकसान का भी आकलन करेगी। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी सिलेंडर की क्वालिटी और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। उधर आगलगी की घटना को लेकर महाकुंभ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से गैस सुरक्षा को लेकर उद्घोषणा भी शुरू हो गई है। महाकुंभ मेले में एलपीजी सिलेंडर के प्रयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अलौकिक महाकुंभ में देश विदेश से हर रोज लाखों श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में आए हुए श्रद्धालु शिव भक्ति की अद्वितीय साधना और भक्ति में डूबे हुए हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस अनोखे संगम पर शिव भक्ति के अनेक प्रारूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 11,000 त्रिशूलों के बीच 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 ज्योतिर्लिंग के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बने इस धाम पर हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। इन सभी ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। ये मालाएं देश भर के 10,000 गांवों में घूमकर और मांग कर एकत्रित की गई हैं।
इनमें से 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। इनमें 6 शिवलिंग दक्षिणमुखी और 6 शिवलिंग उत्तरमुखी हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करने के पीछे आतंकवाद का खात्मा, भारत को महान बनाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना और गो रक्षा जैसी संकल्पनाओं को साकार करना है। रूपों से 55 लाख रुद्राक्ष शिवड़ियों से 11 फीट ऊंची 11 रुद्र है, 9 फीट चौड़ी 9 दुर्गा है, 60 फीट मूर्ति 7 पुरियां है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय की कंदराओं से निकल करके स्फटिक मणि रूप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्रिश्च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांचत्रम पंचकम स्कंधमादेति खष्टम कत्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्रिश्च नवदुर्गा प्रतीता। भगवती भी विराजमान है। क्या आपने कभी विचार किया कि प्रयागराज में 8 डिग्री की कड़ाके की सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के लाखों नागा साधु कैसे आराम से रहते हैं? वो क्या शक्ति है जो हम सभी को आश्चर्यचकित कर देती है? इन्हीं सब सवालों का उत्तर दिया महाकुंभ में आए हुए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी ने। उन्होंने बातचीत के दौरान संत परंपरा में ब्रह्मदंड के विशेष महत्व के बारे में भी बताया। कैसे ब्रह्मदंड सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी में परिवर्तित करती है, देखिए ये रिपोर्ट। इससे क्या है कि हमारा जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, हम उस पे इसको थामते हैं और ये परंपरागत होता है। ये परंपरागत है, ये हमारे पर दादा गुरु का है और ये लगभग 300 वर्ष के आसपास का पुराना है ये। और इसमें सारे जो अभिमंत्रित मंत्र होते हैं, वो यंत्र और मंत्र इसके अंदर होते, फिर इसको हम साथ रखते हैं जिससे कि हमारे जप में, और हम जो निरंतर जप करते हैं महादेव का, ओम नमः शिवाय का जो जप करते रहते हैं, उससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपने मन को ईश्वर में लगाए रखते हैं। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर पाबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मार्च के आखिरी हफ्ते तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए हिंद महाराष्ट्र को केंद्र और यूपी सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये हैरानी की बात है कि सीमेंट, सरिया, आटा, बेसन और यहाँ तक कि पानी की बोतल को हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। इस सर्टिफिकेशन से लाखों करोड़ रुपए की आय होती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 18 नवंबर 2023 को यूपी सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत राज्य में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई थी। रोक हटाने के साथ साथ इन याचिकाओं में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं पर दर्ज एफआईआर को खारिज करने की भी मांग की गई है। खबर गोवा से। गोवा पुलिस ने काफी लंबे समय से पर्यटकों की शिकायत पर फर्जी ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया के जरिए पर्यटकों को धोखा देने के लिए होटल और रिसोर्ट के नाम पर कई फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल करने वाले होटल संचालकों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। गोवा पुलिस का कहना है कि होटल संचालकों ने इस नकली प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटकों के करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। अपराध को अंजाम देने के लिए होटल संचालकों ने booking.com,
जैसे प्रसिद्ध बुकिंग प्लेटफॉर्मों का भी इस्तेमाल किया। गिरोह ने पर्यटकों को फर्जी संपत्ति को किराए पर सूचीबद्ध करके और कई बैंक खातों के माध्यम से अग्रिम भुगतान एकत्र करके पर्यटकों के रुपयों को गबन कर लिया। दरअसल गोवा पुलिस को काफी लंबे समय से पर्यटकों की ऐसी शिकायतें आ रही थीं, जिसके चलते पुलिस ने जांच के बाद होटल मालिकों को दोषी पाते हुए घोटाले का पर्दाफाश किया। North Goa Police has uncovered a scam which was being operated by individuals who are posing as hotel operators. Victims reported being duped by fake villa listings on platforms such as Booking.com. Our initial investigation has revealed that over 500 individuals have fallen prey to this scam. We were able to arrest 4 individuals. 3 of them were tracked down to Hyderabad and 1 was tracked down near Jaipur. During interrogation, the accused confessed to orchestrating the scam, and they also revealed their modus operandi. अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कुछ कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। तो पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। शिविर में पहुंचने पर एनसीसी के तीनों स्कंधों द्वारा रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्ड का निरीक्षण किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने एनसीसी में बिताए अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश है वह उज्जवल भारत का भविष्य है। आपके अंदर न केवल अनुशासन आता है बल्कि सेवा करना भी एनसीसी में आकर सीखते हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन की भावना के लिए 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन के लिए रक्षा मंत्री ने 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कैडेट हमारे साथ हैं असम के सीनियर अंडर ऑफिसर आर्य मित्रनाथ। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है? सर, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मेरे घर वालों को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा एनसीसी का इतना बड़ा सम्मान मुझे आज मिला है, तो अच्छा लग रहा है सर। क्या क्या किया था आर्य आपने? सर, मैंने एक हमारे उधर ही एक्सीडेंट हुआ था जिसपे मैंने पीटो की सहायता किया और उनको 1 जेट बुला के हॉस्पिटल जाने के लिए सहायता किया और उसके वजह से और मुझे मेरा जो एनसीसी में जितने भी माउंटेनिंग कोर्सेस है मैंने सभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और मैं आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक मेंबर भी हूँ। केरल की जूनियर अंडर ऑफिसर थेजा वीपी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी? सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड ये मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। आपने क्या किया था थेजा? सर, हमारा केरला में एक डिजास्टर हुआ था, मैं उधर में हम हेल्प किया। उधर डिजास्टर कैंप हुआ था, वहाँ पे हम फैकला बचाल एनसीसी हर दिन वहाँ हेल्प किया सर। ये कैडेट रक्षा मंत्री से पुरस्कार पाकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साहित इसलिए नजर आ रहे हैं जो इन्होंने काम किए हैं, कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन के साथ अदम्य साहस और शौर्य के बहुत सी मिसाल पेश की हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने अपना बयान जारी कर कहा है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ईडी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 15/1/2025 को कवासी लखमा विधायक को गिरफ्तार किया है। उन्हें विशेष न्यायालय पीएमएलए रायपुर के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने कवासी लखमा को 6 दिनों के लिए यानी 21/1/2025 तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि शराब घोटाला केस में ईडी की हिरासत पर चल रहे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर ईडी का आरोप है कि शराब घोटाला मामले में हर महीने कवासी लखमा 2 करोड़ रुपए मिलते थे।
ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि 3 साल शराब घोटाला चला। इस दौरान 36 महीने में विधायक लखमा को 72 करोड़ रुपए मिले और ये राशि उनके बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में लगे। खबर उत्तराखंड से बड़ी खबर। राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को स्वीकृति मिली। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी का दिन और भी खास हो सकता है। इस दिन उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू हो सकता है। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।